सुपरस्टार रजनीकांत को मिलेगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का ऐलान, 3 मई को होगा पुरस्कार वितरण। और बंगाल में वोटिंग के बीच डेबड़ा में भिड़े बीजेपी टीएमसी के कार्यकर्ता। बीजेपी का आरोप, पोलिंग एजेंट को जबरन भगाया। और पंजाब सरकार का महिलाओं को बड़ा तोहफा, आज से महिलाएं बस में कर सकेंगी फ्री यात्रा। पंजाब का दिखाना होगा निवास प्रमाण पत्र। उत्तराखंड में आज से हरिद्वार महाकुंभ मेले का आगाज। बिना कोरोना टेस्ट की एंट्री बैन। हर की पौड़ी पर श्रद्धालु कर रहे गंगा स्नान। सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। नमस्कार, एनवी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन का आज बड़ी खबर के साथ करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल और असम से आ रही है। और फिलहाल हम आपको पश्चिम बंगाल और असम से 6 अलग अलग जिलों की तस्वीरें दिखाएंगे, जहां आज पश्चिम बंगाल की 30 सीट और असम की 39 सीटों में दूसरे चरण के मतदान हो रहा है। और ऐसे में पश्चिम बंगाल की 30 विधानसभा सीटों पर 171 प्रत्याशी तो असम की 39 सीटों पर 345 उम्मीदवार किस्मत आजमा रही हैं। और आज हर किसी की नजर बंगाल की नंदीग्राम सीट पर है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच महामुकाबला जारी है। और यहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां शुभेंदु अधिकारी ने सुबह सुबह ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं बांकुरा जिले की बात करें तो पहले चरण में 4 सीटों पर वोट डाले गए हैं। और इस बीच खड़गपुर में मतदान हो रहे हैं। और ऐसे में पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े बंदरगाह शहर हल्दिया में राजनीति रंग तेजी से बदल रहा है। और ऐसे में आपको बता दें कि हल्दी और हुगली नदी के त्रिकोण में बसे इस शहर में पिछले 3 दशकों के दौरान जमकर विकास हुआ, जहां जो हल्दिया में मतदान अपने मतों में प्रयोग कर रहे हैं। और इस दौरान मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। उधर साउथ 24 परगना में वोटिंग के लिए भीड़ उमड़ी है, तो वहीं असम में दूसरे चरण का मतदान जोर शोर से जारी है। चुनाव आयोग के मुताबिक सुबह 9 बजे तक 10.51% मतदान हो चुका है। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह पुडुचेरी में रोड शो कर रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल और असम की चुनावी महासंग्राम की आज दूसरी बड़ी परीक्षा है। और ऐसे में दूसरे चरण के लिए पश्चिम बंगाल की 30 और असम की 39 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। और सुबह 7 बजे से ही मतदान जारी है। और कुछ जगहों पर तृणमूल कांग्रेस ने गड़बड़ी होने का आरोप लगाया है। और ऐसे में बंगाल और असम में वोटिंग ने रफ्तार पकड़ ली है। और सुबह 9 बजे तक बंगाल में 15.72% और असम में 10.51% मतदान हुआ। ऐसे में नवापारा में बीजेपी नेता भारतीय घोष ने आरोप लगाया कि उनके पोलिंग एजेंट को बूथ में नहीं जाने दिया जा रहा। और ऐसे में डेबरा सीट से उम्मीदवार भारतीय घोष ने टीएमसी पर वोटरों को धमकाने का आरोप लगाया है। और ऐसे में आपको बता दें कि बंगाल के अलग अलग पोलिंग बूथ पर अब वोटरों की भीड़ जुटने लगी है। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उनके एजेंट के साथ मारपीट की जा रही है। और एक तरफ मतदान हो रहा है तो दूसरी तरफ टीएमसी ने कड़ा आरोप लगाया, कई जगहों पर उनके समर्थकों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा। तो यहाँ मेदिनीपुर साउथ 24 परगना में टीएमसी का आरोप है कि उनके लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा। तो यहाँ मेदिनीपुर में टीएमसी प्रत्याशी का कहना है कि उनके पोलिंग एजेंट को हाउस अरेस्ट किया गया।
वहीं पश्चिम बंगाल और असम में दूसरे चरण के लिए मतदान लगातार जारी है। शांतिपूर्ण और बगैर किसी गड़बड़ी के मतदान कराने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हालांकि दूसरे चरण के मतदान के सभी की निगाहें का केंद्र बंगाल की नंदीग्राम सीट पर है। यहां से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मैदान में है और उनके खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। तो यहां दूसरे चरण की वोटिंग में पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम सीट तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी दोनों के खिलाफ, बीजेपी दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। वहीं नंदीग्राम में वोट डालने के बाद बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मैं लोगों से बड़ी संख्या में अपना वोट डालने की अपील करता हूं, क्योंकि पूरा देश नंदीग्राम की तरफ देख रहा है और ऐसे में लोग इंतजार कर रहे हैं कि विकास या तुष्टीकरण की राजनीति जीतेगी। तो यहाँ पश्चिम बंगाल और असम में दूसरे चरण के लिए मतदान लगातार जारी है। तो यहाँ शांतिपूर्ण और बगैर किसी गड़बड़ी के मतदान कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो हालांकि दूसरे चरण के मतदान में सभी की निगाहों का केंद्र बंगाल की नंदीग्राम सीट है और यहां से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मैदान में है और उनके खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। तो यहाँ ऐसे में दूसरे चरण की वोटिंग में पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम सीट तृणमूल कांग्रेस का प्रतिष्ठा का प्रश्न है। देखिए, जीत मेरा तो नहीं, बीजेपी पार्टी का होगा, विकास का होगा, नरेंद्र मोदी जी का होगा। ये परिवर्तन का लहर पूरा बंगाल में चल रहा है। बंगाल के लोग असली परिवर्तन के लिए और डबल इंजन सरकार के लिए वेट कर रहा है। ममता बनर्जी का गवर्नमेंट बेरोजगारी इतना किया, युवा ने पूरा के पूरा इसके खिलाफ वोटिंग कर रहा है। पीएम किसान चालू नहीं किया, किसानों ने पूरा के पूरा जोर लगा दिया और पंचायत में इतना धांधली, अम्फान का रुपया इतना धांधली हुआ, इतना करप्शन। और जो कैंपेनर है ममता बनर्जी का, जो इलेक्शन एजेंट है, कैंपेनर है, उसका छवि, उसका इलेक्शन चौपट कर दिया। आज बुजुर्ग ममता बनर्जी यहाँ से कुछ घर छोड़ के ही है, कल उन्होंने प्रेस को भी संबोधित किया, फिर से आरोप लगाया पूरा के पूरा इलीगल काम कर रहा है। उन्होंने एक कैंडिडेट, मैं 6:30 बजे के बाद ये बात वोटिंग का टाइम में जो कुछ मैं बताया, उसका पहले कोई बात नहीं बोला। उन्होंने हुगली में जाकर नंदीग्राम का जिक्र किया, हेलीपैड में नंदीग्राम के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करा, क्या वोटर को इन्फ्लुएंस करने के लिए। ये सब गलत तरीका है, सब कोशिश नाकाम हो जाए। वहीं दूसरे चरण के मतदान से पहले बुधवार का पुलिस और बम निरोधक टीम ने पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में 17 करोड़ बमों का निरस्त किया है और ऐसे में 2021 विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यहाँ गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल चुनाव के दौर में आए हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं और ऐसे में सुरक्षा बलों ने 17 कच्चे बमों का बरामद कर केशपुर क्षेत्र के खेत में बेअसर किया है। तो यहाँ चुनाव से पहले सुरक्षा बलों को यह अहम कामयाबी मिली है। उधर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दादा साहिब फाल्के अवार्ड का ऐलान किया और इस बार साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत को दादा साहिब फाल्के अवार्ड से नवाजा जाएगा। और ऐसे में प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रजनीकांत बीते 5 दशक से सिनेमा की दुनिया पर राज कर रहे हैं और लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं और यही कारण है कि इस बार दादा साहिब फाल्के की ज्यूरी से रजनीकांत को ये अवार्ड देने का फैसला लिया गया है। बता दें कि 91वें दादा साहिब फाल्के अवार्ड होगा जो कि अभिनेता रजनीकांत को मिलेगा। पुरस्कार वितरण 3 मई को होगा और इस साल ये सिलेक्शन ज्यूरी ने किया और इस ज्यूरी में आशा भोसले, मोहनलाल, विश्वजीत चटर्जी, शंकर महादेवन और सुभाष घई, इन 5 ज्यूरी ने बैठक करके एक रोए से महानायक रजनीकांत को दादा साहिब फाल्के अवार्ड देने की सिफारिश की है। चयन करने के लिए 5 जूरी मेंबर थे। आशा भोसले, मोहनलाल, विश्वजीत चटर्जी, शंकर महादेवन और सुभाष घई। ये 5 जूरी की बैठक हुई और बैठक में उन्होंने सर्वसम्मति से अपने महान नायक रजनीकांत को दादा साहब फाल्के अवार्ड देने की सिफारिश की है और उसको हमने स्वीकारा है। 50 साल से रजनीकांत फिल्म दुनिया के बेताब बादशाह है। सूरज के तरह
उनका काम है। प्रतिभा, लगन, मेहनत से उन्होंने लोगों के दिलों में अपना स्थान कायम किया है। ये पुरस्कार वितरण 3 मई को होगा, जिस दिन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। या लेंगे छोटा सा ब्रेक, अब बने रही ANB न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए कोरोना संकट के बीच उत्तराखंड के हरिद्वार में महाकुंभ की शुरुआत फीकी दिखी और ऐसे में हर की पौड़ी में श्रद्धालुओं की संख्या हर बार की तुलना में काफी कम नजर आ रही है। और ऐसे में कोरोना संकट के बीच कुछ लोग मास्क लगाए हुए नजर आए तो कुछ सुरक्षा के नियमों को देखते हुए लापरवाह दिखे। तो यहाँ कोरोना वायरस के मद्देनजर राज्य में इस महाआयोजन को लेकर नियम काफी सख्त किए गए। बिना कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट वालों को स्नान की इजाजत नहीं दी जाएगी और आज से शुरू हुए कुंभ में उन्हीं लोगों को एंट्री दी जा रही है जो 72 घंटे पहले कोरोना वायरस RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाएंगे। जिन लोगों को कोरोना वायरस वैक्सीन लग चुकी है, अगर वो अपना सर्टिफिकेट दिखाते हैं तो उन्हें छूट मिल सकती है। और इतना ही नहीं, उत्तराखंड को जोड़ने वाले सभी रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बॉर्डर की चौकियों पर रैंडम टेस्टिंग का आदेश दे दिया गया है। तो यहाँ राज्य सरकार भले ही महाकुंभ का आयोजन बड़े पैमाने पर कर रही हो, लेकिन कोरोना के बीच लोगों का लापरवाही, ये रवैया प्रशासन के सामने कड़ी चुनौती पेश कर रहा है। और ऐसे में रेलवे स्टेशन और अन्य जगहों पर टेस्टिंग के इंतजाम किए गए हैं, लेकिन इस बार ऐसे ही मामले सामने आए जब लोग स्टेशन से उतरने के बाद सुरक्षा कर्मियों की बातों को अनदेखा कर कोरोना जांच में शामिल नहीं हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हरियाणा सरकार की तरफ से जहां प्रदेश के किसानों के हित में बाजरे के एक एक दाने की खरीद सुनिश्चित की जा रही है, तो वहीं इसकी खपत बढ़ाने को लेकर सरकार काफी गंभीर दिखाई दे रही है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को फूड प्रोडक्ट के बाजरे की खपत बढ़ाने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए हैं। तो यह मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बाजरे की खपत को लेकर पार्ले-जी, ओम स्वीट्स, हरीश बेकरी और बीकानेर जैसी मशहूर कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बाजरे की खपत बढ़ाने को लेकर चर्चा की। तो यह मुख्यमंत्री ने कहा कि वे आगामी 2 से 3 महीने में इस तरह की कई योजनाएं बनाएंगे कि फूड प्रोडक्ट में बाजरे की खपत कैसे की जा सकती है। और इस दौरान मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि बाजरे से बने बिस्कुट लोगों में काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। तो यहाँ हरियाणा सरकार की तरफ से जहां प्रदेश के किसानों के हित में बाजरे के एक एक दाने की खरीद सुनिश्चित की जा रही है, तो वहीं इसकी खपत बढ़ाने को लेकर सरकार काफी गंभीर दिखाई दे रही है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को फूड प्रोडक्ट के बाजरे की खपत बढ़ाने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश भी दिए। तो यहाँ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बाजरे की खपत को लेकर पार्ले-जी, ओम स्वीट्स, हरीश बेकरी और बीकानेर जैसी मशहूर कंपनियों के प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बाजरे की खपत बढ़ाने की चर्चा की। तो यहाँ मुख्यमंत्री ने कहा कि वे आगामी 2 से 3 महीने में एक तरह की कोई योजना बनाएंगे ताकि लोगों को आसानी हो सके। तो यहाँ लगातार प्रशासन की तरफ से भी पूरे इंतजाम किए गए। तो अब प्रदेश सरकार बाजरे का दाना दाना खरीदेगी और इसी के साथ सीएम मनोहर लाल खट्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बात पर चर्चा की। तो बता दें आपको कि जहां एक तरफ हरियाणा में आज से गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है, इस बीच प्रशासन की तरफ से पूरे प्रबंध किए गए हैं। तो आज सीएम मनोहर लाल इस बात पर चर्चा भी करेंगे और इसी के साथ सीएम मनोहर लाल ने ये भी कहा कि वे आगामी 2 से 3 महीने में इस तरह की कोई योजना बनाएंगे कि प्रोडक्ट में बाजरे की खपत कैसे की जा सकती है। तो यहाँ मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि बाजरे से बने बिस्किट लोगों में काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। उधर देश में कोरोना ने तेज रफ्तार पकड़ ली है। तो यहाँ वर्ल्डोमीटर के मुताबिक पिछले 24 घंटे के अंदर 72,182 नए मामले सामने आए। तो यहाँ
बाद 452 लोगों की मौत हुई और अब देश में एक्टिव केस की संख्या 5,85,000 को पार कर गया है। और ऐसे में कोरोना से अब तक करीब 1,63,000 लोगों की मौत बताई जा रही है। और वहीं देश की बात करें तो देश में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में सबसे ज्यादा केस दर्ज हो रहे हैं। तो यहाँ महाराष्ट्र में कोरोना की नई लहर के चलते कोहराम मचा हुआ है। तो यहाँ 31 मार्च को राज्य में 39,544 नए केस दर्ज हुए, तो वहीं 227 मौतें भी हुई। तो बुधवार तक राज्य में 3,56,243 केस एक्टिव है। तो यहाँ आपको बता दें कि देश में कोरोना ने तेज रफ्तार पकड़ ली है। तो यहाँ वर्डोमीटर के मुताबिक आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे के अंदर 72,182 नए मामले सामने आए और ऐसे में 452 लोगों की मौत बताई जा रही है। और अब देश में एक्टिव केस की संख्या 5,85,000 को पार कर गए हैं। और ऐसे में आपको जानकारी दे दें कि कोरोना से अब तक करीब 1,63,000 लोगों की मौत हो चुकी है। और देश में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में सबसे ज्यादा नए केस दर्ज हो रहे हैं। और ऐसे में लगातार कोरोना का कहर जारी है और यहाँ मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। तो यहाँ कोरोना के 72,000 केस आना एक दिन में ये बहुत बड़ा चिंता का विषय बनता जा रहा है। तो यहाँ सरकार द्वारा जहाँ लोगों से अपील की जा रही है कि घर में रहें, मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। या लेंगे छोटा सा ब्रेक, अब बने रहिए ANB न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना ने बुधवार को जो आंकड़े दिखाए वो डराने वाले हैं। और बीते 24 घंटों में यहां 1,819 नए मामले सामने आए और ऐसे में 11 मरीजों की जान गई। तो यहां 2.5 महीने बाद ये मौत का आंकड़ा सबसे बड़ा आंकड़ा था। तो यहाँ कोरोना के मामले बढ़ने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली अस्पतालों में बेड बढ़ाने के आदेश दे दिए हैं। और इस कड़ी में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। बात सही। अब मंडी के अंदर कौन रूल फॉलो कर रहा है? दुकानदारी करे, मास्क लगाए, बताओ कौन बात करेगा ग्राहकों से? बताओ, मास्क लगाओ तो ग्राहक कहेगा सही से बोलो। समझते ना बात को? मेरा नाम बीमल नाम है मेरा। बीमल, ये बताओ कि जिस तरह से देश में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, हाँ जी, दिल्ली में यूपी के CM योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, ये दिखाते हैं। स्टेट वाइस प्रेसिडेंट श्री सनील मोडापल्ली, श्री PK वासुदेवन, श्री T संजीवलाल, बीजेपी के कैंडिडेट श्री K सोमन, श्री R उन्नीकृष्णन, भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आदि शंकराचार्य और नारायण गुरु की इस धरती को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। ഇന്നത്തെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥിയടക്കം ഈ സഭയുടെ അധ്യക്ഷനടക്കമുള്ള എല്ലാ നേതാക്കന്മാരും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും എല്ലാവർക്കും എന്റെ നമസ്കാരം. ഈ ആദിശങ്കരന്റെ നാട്ടിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചതിന് ഞാൻ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. मित्रों, इस केरल की धरती पर ही सैकड़ों वर्ष पूर्व आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था, जिन्होंने सनातन धर्म की स्थापना के लिए, पुनर्स्थापना के लिए
पूरे देश के अंदर भ्रमण किया था और केरल की वो धरती है जो सनातन धर्म की प्रेरणा स्थली बनी और जहां पर आदि शंकराचार्य ने जहां से धर्म जागरण का जो अभियान प्रारंभ किया, देश के 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना करके भारत की सनातन आस्था के आधार स्तंभ वे बन पाए। श्री नारायण गुरु ने केरल की धरती से सामाजिक समता का जो भाव जागृत किया, आज भी वह हमें एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। सनातन आस्था की इस पावन भूमि को कौन आस्थावान भारतीय होगा जो सम्मान न देता हो। और आप वहीं देश में कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण तेजी से फैल रहा है और अगर बात राजस्थान की करें तो राजस्थान में भी लगातार कोरोना के आंकड़े कहर बरपा रहे हैं और ऐसे में राजस्थान हो या महाराष्ट्र हो तो हर जगह कोरोना का कहर लगातार जारी है। और ऐसे में राजस्थान में 21 से 31 मार्च तक के 8,201 लोग कोरोना संक्रमित हुए और प्रदेश में बुधवार को 906 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल 6,51,17,896 लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वहीं जयपुर की बात करें तो जयपुर के अस्पतालों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। आज का प्रोसेस तो शुरू से ही चल रहा है। अब 45 साल से जो है वो सभी के लिए वैसे कर दिया, ओपन कर दिया। पहले 45 साल से लेके 59 साल तक कोमोर्बिड होता था, उन्हीं को लगाया जाता था जिनको किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारियां हैं। अब सबको 45 साल के बाद में वैसे लगा रहे हैं। ये वैक्सीनेशन रूम है हमारा, इसमें हमने है ना कोविशील्ड वैक्सीन है, एक वायल में 10 खुराक आती है। ये सिस्टर हैं जो शुरू से ही लगा रही है, वेल ट्रेंड है, सबकी ट्रेनिंग हुई है। यहाँ पे पूरा रजिस्ट्रेशन होकर के और फिर पेशेंट यहाँ पे जो भी पेशेंट के जो बेनिफिशियरीज हैं वो यहाँ पे आते हैं और फिर इनको एक फार्म दिया जाता है। फार्म सिस्टर है जो अपने पास में रख लेती है, उसमें टाइम डाल देती है, टाइम डाल करके इनके वैक्सीन कर देती है और उनको ये समझाती हैं कि ये आपको कोविशील्ड वैक्सीन लगाया गया है, 45 दिन बाद के अंदर आपको दोबारा आना है। इससे थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे दर्द हो सकता है ना, और थोड़ी सी कभी कभी किसी को बुखार भी आ सकती है। कोई चिंता की बात नहीं है और आराम से आप और भी कोई 45 साल से ऊपर वाले हों उनको अपने पास में, पड़ोस में, आस में, कहीं पे भी हैं, सबको वैक्सीनेशन से भेजो। वैक्सीनेशन से जब पूरी इम्यूनिटी आ जाएगी, हर्ड इम्यूनिटी है ना पैदा हो जाएगी, तो ये कोरोना से हम विजय पा सकते हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर अब पीक की ओर जाती दिख रही है और ऐसे में हर रोज नए और एक्टिव दोनों केसों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। और ऐसे में एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने चेताते हुए बताया कि देश में कोरोना के आंकड़े एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं और भारत में हालात ब्रिटेन की तरह होते नजर आ रहे हैं। उन्होंने नए वेरिएंट को लेकर कहा कि हो सकता है कोई ऐसा वेरिएंट आ गया हो जो एक बार फिर तेजी से संक्रमण फैला रहा हो। और ऐसे में डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि नए मामले ज्यादा युवाओं में नजर आ रहे हैं। हालांकि उनमें लक्षण हल्के हैं लेकिन बहुत सावधानी की जरूरत है। अगर ये बुजुर्गों में फैला तो हालात गंभीर हो जाएंगे। तो यहाँ एम्स के डायरेक्टर ने यह भी कहा कि लॉकडाउन से कोरोना का खत्म होना मुश्किल है। उन्होंने छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की वकालत की और साथ ही ये भी कहा कि वर्क फ्रॉम होम दोबारा शुरू करना बेहद जरूरी है। और कोरोना का संक्रमण कम होने के बाद दिल्ली में वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था खत्म कर दी गई थी। हालांकि कई शहरों में अब भी निजी कंपनियों में वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था जारी है। उधर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज केरल के दौरे पर हैं और इस बीच सीएम योगी केरल में समंदर किनारे पहुंचे और वहां पहुंचकर जायजा लिया। इस बीच आपको बता दें कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ आज लेफ्ट के गढ़ में 3 रोड शो करेंगे और साथ ही साथ 2 जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे। वहीं दूसरी ओर अनुपम खेर की पत्नी और चंडीगढ़ से बीजेपी सांसद किरण खेर ब्लड कैंसर से पीड़ित है। उनका पिछले 4 महीने से मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में इलाज चल रहा है।
और ऐसे में आपको बता दें कि पार्टी के एक सदस्य ने इस बात की जानकारी दी तो यहाँ बॉलीवुड एक्ट्रेस और भारतीय जनता पार्टी की चंडीगढ़ से सांसद किरण खेर ब्लड कैंसर से पीड़ित है। आपको बता दें कि किरण खेर मल्टीपल माइलोमा से पीड़ित है, जो हालांकि ब्लड कैंसर का एक प्रकार है। यहाँ बुधवार को विशेष रूप से बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए चंडीगढ़ के भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद ने कहा कि 68 वर्षीय बॉलीवुड अभिनेत्री और सांसद किरण खेर को पिछले साल बीमारी का पता चला। फिलहाल वो इलाज के बाद ठीक हो रही हैं। और अब बात वायरल वीडियो की करेंगे, जहां सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। या देखते ही देखते आपको दुख तो होगा लेकिन गुस्सा भी जरूर आएगा। लेकिन दरअसल एक बच्चे की बेरहमी से पिटाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये महिला एक मासूम बच्ची के साथ किस तरह से अत्याचार कर रही है। जहां पहले बच्ची को महिला थप्पड़ से मार रही है तो वहीं महिला ने चप्पल से मारने की भी कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि वीडियो की पुष्टि अभी नहीं हुई है आखिर ये वीडियो किस शहर का है, लेकिन इस वीडियो में एक महिला की ओर से की जा रही बच्ची की पिटाई से उसका दरिंदगी का चेहरा जरूर सामने आ रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आइए दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ. അതുകൊണ്ട് ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിനെയും ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെയും അധികാരത്തിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. मित्रों, सनातन आस्था की ये भूमि लगातार केरल के वासियों के साथ विश्वासघात की भूमि बनती जा रही है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो गठबंधन है और इसके साथ ही पीएफआई और एसडीपीएफ किस प्रकार के षड्यंत्रों में लिप्त हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लगातार इनकी राष्ट्र विरोधी गतिविधियां केरल को एक गंभीर संकट की ओर धकेल रही हैं। लेकिन यूडीएफ और एलडीएफ दोनों ने आंखों में पट्टी बांध करके इनकी हर प्रकार की अराजक और अवैध गतिविधियों को पूरी छूट दे रखी है। यही कारण है ना यूडीएफ की सरकार और ना एलडीएफ की ही सरकार एंटी लव जिहाद का कोई कानून केरल के अंदर बनाने में पूरी तरह विफल रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने एंटी लव जिहाद का एक्ट बना करके आज उत्तर प्रदेश के अंदर लागू कर दिया है। आखिर ये कानून केरल के अंदर क्यों लागू नहीं हो सकता जबकि इसमें टारगेट किया जा रहा है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।